आप सभी को गुड मॉर्निंग। जूलॉजी की क्लास में सभी का स्वागत। जैसा कि हम जूलॉजी में विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर कक्षा में हम इकोलॉजी का जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी में किन किन का अध्ययन किया जाता है और इकोलॉजी को किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से इकोलॉजी को अलग अलग उसका वर्गीकरण किया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। यानी हम सबसे पहले यदि हम इकोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन इसका हम समझें, इसका परिचय समझें, इकोलॉजी क्या होती है, किन शब्दों से बना होता है और इसको कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। तो इकोलॉजी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है, यानी यह जूलॉजी की एक नई शाखा है और यह ज़्यादा पुरानी नहीं है। सन 1900 से इसका जन्म इसका माना जाता है, इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का। यानी यह जूलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो इस विज्ञान के अंदर यानी इकोलॉजी के अंदर होता क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है या कहें जीव और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध होता है उसकी स्टडी की जाती है। यानी जीव में दोनों आ जाते हैं, यानी प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। यानी जीव और वातावरण, यानी सभी जो जीव होते हैं वो वातावरण में रहते हैं और वातावरण में रहते हुए सभी जीव वातावरण को प्रभावित करते हैं और इसी तरह जो जीव वातावरण में रहते हैं उन्हें वातावरण भी प्रभावित करता है। यानी एनवायरनमेंट में रहने के दौरान जीव और एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। यानी ये दोनों जो एनवायरनमेंट है या कहें एनिमल है या कहें प्लांट्स है, ये सभी एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं, अपने जीवन चक्र में एक दूसरे को ये प्रभावित करते रहते हैं। इस तरह से हम कहें कि जीव और एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है और जो पारस्परिक क्रियाएं होती है उनका संबंध विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है, ग्रीक वर्ड है ये ओइकोस। ओइकोस का मीनिंग होता है यानी होम, यानी गृह स्थान से, आवास से, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। यानी जो इकोलॉजी जो शब्द है, यानी इस शब्द का यदि हम इसको देखें कि ये किस तरह से कैसे बना हुआ है, तो ये दो ग्रीक वर्डों से बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या गृह स्थान और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी, यानी किसी जीव का उसके आवास स्थान में, उसके गृह स्थान में उसका अध्ययन करना। यानी एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पे हम चर्चा करें कि इकोलॉजी क्या होता है, तो मैंने भी बताया कि इकोलॉजी जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड होते हैं और इस इकोलॉजी का मीनिंग इस तरह से निकलता है, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जीव और वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उस पारस्परिक संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले वैसे तो रिटर ने इस शब्द को दिया था, उसके बाद में जो बायोलॉजिस्ट थे हिकल, उन्होंने इसके अर्थ के बारे में बताया, इसका मीनिंग बताया कि ओइकोस है उसको हम हाउस है, होम है, हैबिटाट है या प्लेस ऑफ लिविंग है, यानी उसका जो गृह स्थान है उससे इसका मीनिंग लिया जाता है। यानी जो ओइकोस है उसका मीनिंग होता है जंतु के आवास से, उसके गृह स्थान से, उसके निवास स्थान से लिया जाता है ओइकोस का मीनिंग। और जो लोगोस है उसका मीनिंग होता है स्टडी, यानी जंतु का जिस आवास में रहता है उसी आवास में उसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो इस तरह से बाद में परिभाषित इसको किया गया कि जीव और वातावरण उनके मध्य पारस्परिक जो क्रियाएं होती है उनका जो संबंध है, उनकी जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। और जो एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार के फैक्टर भी होते हैं, यानी जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो एजैविक होते हैं,
एक बायोटिक फैक्टर होते हैं जो लिविंग होते हैं, जितने भी लिविंग जो संरचनाएं होती है वो बायोटिक फैक्टर का रूप में वो उसका उसको बनाती है। इसी प्रकार जो नॉन लिविंग जितना भी मटेरियल है एनवायरनमेंट में वो एबायोटिक कारक या अजैविक कारक का हिस्सा होता है। यानी हम जो जीव हैं और जो एनवायरनमेंट है इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इकोलॉजी होता है। और इस इकोलॉजी यानी जो एनवायरनमेंट है और जो एनिमल है उसके बीच की जो इंटरेक्शन है उसको हम इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। और एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार के फैक्टर होते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक दो भागों में बांटते हैं, इनको दो भागों में इनको हम डिवाइड करते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर होते हैं यानी इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट का जो लिविंग पार्ट होता है वो पूरा का पूरा आ जाता है। यानी जो जैविक कारक होते हैं इन जैविक कारकों में पर्यावरण में जितना भी लिविंग मटेरियल है, जितना भी लिविंग जो पार्ट है वो इसमें आ जाता है। जैसे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। इस तरह से जो लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट का, वातावरण का, वो सारा का सारा मिलकर बायोटिक फैक्टर बनाता है। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये जो अजैविक जो घटक होते हैं, ये अजैविक जो तत्व हैं, ये सारे के सारे मिलकर अजैविक या एबायोटिक फैक्टर का निर्माण करते हैं। इस तरह से इस चित्र में आप देखिए कि ये इकोलॉजी जो पूरा सिस्टम है एनवायरनमेंट का उसको दिखाया गया है कि एनवायरनमेंट में इस तरह से जो इंसेक्ट्स यानी जो जंतु हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये बायोटिक फैक्टर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार सनलाइट है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारा मिलकर एबायोटिक फैक्टर बनाते हैं। और जो ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स, ये सारे जैविक घटक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एनवायरनमेंट में जैविक घटक और अजैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद में यदि हम इकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में यदि हम देखें कि इकोलॉजी में कितनी ब्रांचेज होती है, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, कितनी शाखाएं होती है इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अलग अलग बेस पर, अलग अलग आधार पर इकोलॉजी को कई तरह से परिभाषित इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आवास के आधार पर यदि हम इकोलॉजी को हम बांटे हैं तो मुख्यतः ये फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है, मैराइन इकोलॉजी है, या इस चित्र के माध्यम से आप देखिए डेजर्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी। इस तरह से यानी ये हैबिटाट के आधार, आवास के आधार पर ये इकोलॉजी को इस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य तरह से भी इकोलॉजी का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, प्रोडक्शन इकोलॉजी है, कंजर्वेशन इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी। इस तरह से बहुत सारे इकोलॉजी के प्रकार हैं। यानी इकोलॉजी का जो एरिया है वो सीमित नहीं है, यही उसका जो एरिया है वो बहुत फैला हुआ है, विस्तृत है। जैसा कि हमने इकोलॉजी के ब्रांच हैं या टाइप्स यहाँ हमने पढ़े हैं। मुख्य रूप से इकोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, तो प्लांट इकोलॉजी होता है और एक एनिमल इकोलॉजी होता है। प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी यानी जब हम सिर्फ प्लांट्स यानी जब सिर्फ पादपों का और वातावरण के मध्य उनका पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। यानी जब स्टडी में, या हम ऐसे कहें कि जब सिर्फ प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बीच के संबंधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार जब सिर्फ एनिमल और एनवायरनमेंट के बीच के संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो विज्ञान की वह शाखा एनिमल इकोलॉजी कहलाती है। यानी प्लांट इकोलॉजी में तो क्या होगा, सिर्फ प्लांट्स का एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी होगी। इसी प्रकार एनिमल इकोलॉजी में क्या होगा कि सिर्फ एनिमल और एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी होगी। इस तरह से इकोलॉजी का एक अन्य प्रकार भी है ऑटो इकोलॉजी, सिनिकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक जीव विशेष यानी जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों का जब अध्ययन किया जाता है वातावरण के साथ में, या जब एक जीव अथवा एक ही जाति के सभी जीवों के ऊपर एनवायरनमेंट का प्रभाव का अध्ययन जब किया जाता है तो वो स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी प्रकार एक होता है सिनिकोलॉजी, या इसे कहते हैं सह पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है,
एक ही स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीवों के ऊपर एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी सिन इकोलॉजी में की जाती है। यानी जब एक ही स्थान पर रहने वाले सभी जंतुओं, पौधों यानी जीवों का जो अध्ययन है वातावरण के साथ में उसकी स्टडी की जाती है तो सिन इकोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से इकोलॉजी की अन्य तरह से भी कई टाइप्स हैं, जैसे एक्वेटिक इकोलॉजी, जलीय पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है कि जो जल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं और जो वातावरण होता है, यानी जब जलीय जीवों का उनके वातावरण के साथ में संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे एक्वेटिक इकोलॉजी कहा जाता है। एक्वेटिक में कई प्रकार से आ जाता है, जैसे मैरीन वाटर इकोलॉजी भी आ जाती है। मैरीन वाटर इकोलॉजी का मतलब हो गया जब समुद्र में यानी समुद्री जीवों का और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो वो मैरीन वाटर इकोलॉजी होती है। अंतर देखिए, यहाँ तो है एक्वेटिक इकोलॉजी, एक्वेटिक यानी जलीय पारिस्थितिकी। इसमें तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जल में पाए जाने वाले सभी जीवों प्लस वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे एक्वेटिक इकोलॉजी कहा जाता है। एक्वेटिक इकोलॉजी के भी दो प्रकार हो गए यहाँ पर, कि मैरीन वाटर इकोलॉजी और फ्रेश वाटर इकोलॉजी। मैरीन वाटर इकोलॉजी का मतलब होता है कि जब मैरीन वाटर में यानी जब समुद्र में, सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाले जीवों व वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे मैरीन वाटर इकोलॉजी कहते हैं। ये मैरीन वाटर के अलग अलग ये एरियाज हैं या वाटर बॉडीज हैं अलग अलग। एक होता है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, यानी जब स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन जब किया जाता है तो यह फ्रेश वाटर इकोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार एक होती है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, स्थलीय इकोलॉजी, यानी जब स्थल पर पाए जाने वाले जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है उसे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी या स्थलीय इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी क्या आता है, डेजर्ट आ गया, यानी डेजर्ट के जो एनिमल हैं या कहें डेजर्ट के जो जीव हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट की स्टडी होती है। फॉरेस्ट इकोलॉजी यानी जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जीव हैं यानी एनिमल भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए, और वहाँ का एनवायरनमेंट उनकी स्टडी की जाती है तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी हो गया। इसी प्रकार ग्रासलैंड एरिया जो है वहाँ के जीव और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उनके बेस की स्टडी है वो ग्रासलैंड इकोलॉजी कहलाती है। इसी प्रकार एक प्रोडक्टिव इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है। इस तरह से इकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। यहाँ एक बार फिर से देखिए इकोलॉजी को इसका एक वर्गीकरण है वो किया गया है कि ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। और ऑटो इकोलॉजी के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। सिन इकोलॉजी को तीन भागों में, यानी सिन इकोलॉजी जो है सह पारिस्थितिकी, उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक है कम्युनिटी इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। यानी इस ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है कि जब किसी एक जीव विशेष या एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर वातावरण का जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी होती है। और सिन इकोलॉजी या सह पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जब एक ही स्थान पर रहने वाले सभी जीवों का और वातावरण का जब आपस में उनकी इंटरेक्शन का अध्ययन होता है वो सिन इकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ आप देखिए सिन इकोलॉजी को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो पॉपुलेशन इकोलॉजी होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज, यानी एक ही स्पीशीज के इसमें जो एनिमल्स होते हैं और उनका एनवायरनमेंट के साथ में उनकी इंटरेक्शन का जब स्टडी होती है तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी है। और कई पॉपुलेशन मिलकर है वो कम्युनिटी या समुदाय बनाती है। तो समुदाय और उसके साथ में वातावरण के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी होती है वो कम्युनिटी इकोलॉजी होती है। इकोसिस्टम इकोलॉजी यानी जो बायोटिक एबायोटिक घटकों से क्या होता है इकोसिस्टम बनता है, यानी जैविक अजैविक घटकों के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम में जब जो बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ में जो संबंध होता है उसकी स्टडी जो होती है वो इकोसिस्टम इकोलॉजी में की जाती है। इस चित्र में देखिए आप, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी को दिखाया गया है कि ये एक ही पॉपुलेशन के जीव हैं। ये एक ही पॉपुलेशन है, यहाँ पर इसको ए से लिखा गया है। सिंगल स्पीसीज के इसमें एनिमल है और ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज है वो पॉपुलेशन कहलाता है। यहाँ सिंगल स्पीसीज के यहाँ एनिमल है, इनका
और एनवायरनमेंट के साथ में जो संबंध होता है उसकी स्टडी जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में की जाती है। इसी प्रकार एक कम्युनिटी इकोलॉजी होता है, यानी समुदाय में कई जातियां होती है, विभिन्न जातियां होती है जो एक स्थान पर रहती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभिन्न जातियों के जीवों और वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी में किया जाता है। यहाँ आप देखिए ये कम्युनिटी है क्योंकि इसके अंदर कई स्पीशीज हैं, यानी इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है और इसमें डी भी है। इस तरह से कई प्रकार की इसमें पॉपुलेशन हो गई, कई प्रकार की जातियां होगी यहाँ पर, और कई जातियों के मिलने से क्या हो गया, एक कम्युनिटी या एक समुदाय हो यहाँ विकसित हो गया। इस समुदाय और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी जो है कम्युनिटी इकोलॉजी में या समुदाय पारिस्थितिकी में की जाती है। इसी प्रकार एक होता है बायोम इकोलॉजी, यानी एनवायरनमेंट में अनेक जो समुदाय होते हैं वो भी एक साथ रहते हैं। इस तरह से समुदाय में क्या बोलेंगे, जीवों बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर कई समुदाय दिखा दिए, जैसे एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, यानी ये अलग अलग कम्युनिटी है। एक ये कम्युनिटी है इसमें अलग अलग पॉपुलेशन है, एक ये अलग तरह की कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग स्पीसीज हैं, एक इधर है, यानी यहाँ पर XYZ ये स्पीसीज है और ये कम्युनिटी बन गई। इस तरह से इसमें ABCD प्रकार की यहाँ पर स्पीसीज है, ये एक प्रकार का समुदाय हो गया, और ये एक समुदाय है जिसमें PQRS यहाँ स्पीसीज है। इस तरह से ये अलग अलग समुदाय हैं, यहाँ पर 3 समुदाय को दिखाया गया है। और एनवायरनमेंट में इस तरह के अनेक समुदाय भी एनवायरनमेंट में एक साथ रहते हैं। इस तरह से एनवायरनमेंट में कई समुदाय आपस में साथ साथ रहते हैं। इस तरह से जीवोम बनता है, बायोम बनता है। इस तरह से बायोम और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यानी ये बायोम हो गया और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इसके मध्य जो संबंध होता है उसकी स्टडी है वो बायोम इकोलॉजी में की जाती है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने इकोलॉजी को पढ़ा कि इकोलॉजी क्या होती है, यानी ओइकोस और लोगोस 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द इकोलॉजी, जिसमें जीव का उसके आवास में ही उसका अध्ययन किया जाता है और जीवों और वातावरण के मध्य पाए जाने वाला जो संबंध है उसकी स्टडी इकोलॉजी में की जाती है। विज्ञान की एक शाखा है, नवीन शाखा है, नई ब्रांच है और इसके अनेक इसके टाइप्स हैं। अलग अलग तरह से इसको वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया है। प्लांट इकोलॉजी है, एक एनिमल इकोलॉजी है, इसी प्रकार टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, मेराइन इकोलॉजी है। इस तरह से इकोलॉजी के बहुत सारे प्रकार हैं। तो इस तरह से आज की